नमस्कार। अखबारों से कार्यक्रम के रविवार के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, दिल्ली से आए डॉक्टर अमित नागपाल, जिन्होंने MBA PhD किया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक बहुत चर्चित किताब भी आपने लिखी है, वो है फ्रॉम न्यूज टू इंफोटेनमेंट टू तमाशा, और इसी किताब का सब टाइटल है फ्रॉम तमाशा बैक टू न्यूज। ये किताब अमित जी ने लिखी है और इसी विषय पर इन्होंने PhD भी किया है। कई संस्थानों में, पौंडीचेरी से लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय तक के कई संस्थानों में आप पढ़ा चुके हैं और इसी के साथ में पर्सनल ब्रांडिंग कंसल्टेंट भी हैं, जो ऑनलाइन ब्रांडिंग और सोशल मीडिया से रिलेटेड है। एक और खास बात यह कि आपका एक ब्लॉग द जॉयस ऑफ टीचिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है और अमित जी मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे ऑनलाइन मीडिया हो चाहे टीवी मीडिया हो। इस किताब पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। अमित जी ये बताइए, ये जो किताब आपने लिखी है इसमें न्यूज इंफोटेनमेंट कब बन गया, टीवी में कब न्यूज बन गई इंफोटेनमेंट मीडिया, जैसा कि आपने कहा? जब ये 1991 में लिबरलाइजेशन का दौर जो शुरू हुआ जी, जिसको हम LPG या लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं जी, तो उस दौर का हमारी ज़िंदगी के, हमारे उद्योगों के हर पहलू पर फ़र्क पड़ा है और उसमें से एक पहलू टीवी न्यूज़ भी है। उससे पहले मुझे याद है, जब मैं बहुत उम्र में छोटा हुआ करता था, तो जब हम दूरदर्शन पे समाचार देखा करते थे तो दूरदर्शन पे कोई भी किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट नहीं हुआ करता था, कोई बार बार ब्रेक नहीं हुआ करते थे, हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय या इस तरीके का नहीं देखने को आता था। तो न्यूज़ एक तरीके का, जिसको होली काउ जिसको कहा जाता है, जो बहुत ही पवित्र जिसको माना जाता था, तो टेलीविज़न न्यूज़ कुछ उस तरीके का प्रारूप दूरदर्शन के दिनों में था। और धीरे धीरे जैसे लिबरलाइजेशन से हर क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर का आना शुरू हुआ और प्राइवेट सेक्टर किसी भी चीज़ को एक बिजनेस के तरीके से चलाता है, उसके प्रॉफिट के या उसके कुछ उसके ऊपर प्रेशर भी रहते हैं। तो उसके लिए, क्योंकि सरकार तो किसी चीज़ को सब्सिडाइज करके चला सकती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को अपना प्रॉफिट देखना एक ज़रूरी चीज़ है। तो प्राइवेट सेक्टर ने धीरे धीरे उसको कमर्शलाइज करना शुरू किया, अपने TRP या एडवर्टीजमेंट के उससे दृष्टिकोण से चीज़ों को देखा। कुछ हद तक वो ठीक भी है, कुछ हद तक प्राइवेट सेक्टर की ज़रूरत भी है। क्या आपको लगता है कि वापस तमाशा से न्यूज़ की ओर जाएगा समाज? इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जो टीवी न्यूज़ है, जो समाचार है, वो हमारा समाज का दर्पण है। जब हमारे समाज में ही जनरली हम लोगों का हर चीज़ में, क्षेत्र में गिरावट आई है, तो वो टीवी न्यूज़ में वो हमारे मूल्यों की गिरावट टीवी न्यूज़ में नज़र आएगी। हर क्षेत्र में आप देखिए तो लोगों का फास्ट फूड, फास्ट लाइफ, जल्दी सक्सेस पाना, ये हमारे मूल्यों में। टीवी पे 5 मिनट में 50 खबरें, 20 तरह की न्यूज़ सेक्शन चालू हुए, जो पहले नहीं थे। तो टीवी न्यूज़ हमारा दर्पण है। ऐसा नहीं है कि टीवी न्यूज़ हमें कुछ अलग दिखा रहा है जो हमारे समाज में नहीं हो रहा है। तो हमारे समाज का दर्पण है जो समाज में हो रहा है टीवी न्यूज़। आपको क्या लगता है, लोकल न्यूज़ चैनल का क्या भविष्य है इसमें? मेरे हिसाब से लोकल न्यूज़ चैनल का भविष्य बहुत अच्छा है। उसके पीछे मेरे 2-3 मैं चीज़ें जिन पे रोशनी डालना चाहूँगा। नंबर एक तो जब मैंने अपना रिसर्च किया और मैंने लगभग 500 लोगों से बात किया न्यूज़ के बारे में, तो मेरे को लोगों ने 2-3 चीज़ें जो लोगों ने बताई। कुछ लोगों के लिए लोकल न्यूज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है, जैसे शॉपकीपर्स के लिए बहुत उनके बिजनेस पे सीधा प्रभाव डालती है। मैंने पाया कि फीमेल्स या स्त्रियां लोकल न्यूज़ को बहुत देखना पसंद करती हैं, क्योंकि वो परिवार की चिंता करती हैं, बच्चों की, पति की चिंता उनको रहती है, तो शहर में सब ठीक ठाक हो रहा है वो जानना चाहती हैं। लोकल ऑफ कोर्स जो IAS ऑफिसर हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, लोकल पॉलिटिक्स में या राजनीति में दिलचस्पी लेने वाले लोग हैं या राजनेता हैं, वो लोकल न्यूज़ जानना चाहते हैं। तो इस तरीके के समाज में कई वर्ग हैं जिनका लोकल न्यूज़ से बहुत सीधा रिश्ता है। ये तो मतलब मैं कह रहा हूँ जिनका लोकल न्यूज़ से कुछ ज़्यादा रिश्ता है, लेकिन एक आम आदमी भी लोकल न्यूज़ के बारे में थोड़ा सा जरूर, क्योंकि उसकी डे टू डे रोज़मर्रा ज़िंदगी पे लोकल न्यूज़ प्रभाव डालती है। लोग कहते हैं सारी खबरें लोकल होती है, लोकल इज ग्लोबल, ग्लोबल इज लोकल। आखिर अयोध्या में जैसे राम जन्मभूमि का मामला ही लें, वो भी लोकल खबर ही थी। आज से 30 साल पहले तक कोई जानता नहीं था कि ये लोकल मामला है। राइट। तो ऐसा लगता है आपको कि सब चीजें लोकल ही होती हैं? इनफैक्ट मैं आपको एक नया शब्द जो मैनेजमेंट के उसमें डिक्शनरी में आया है, ग्लोकल। ग्लोकल का मतलब है ग्लोबल प्लस लोकल। और बड़ी कंपनियां भी आज की तारीख में कहती हैं कि थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल।
तो लोकल मार्केट को समझना हर कंपनी के लिए, हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। और इस मद्देनजर लोकल की महत्व धीरे धीरे और बढ़ रहा है। लेकिन अखबार मल्टी एडिशन की ओर जा रहे हैं, ऐसा क्यों? जब लोकलाइजेशन की बात हो रही है तो तमाम अखबार मल्टी एडिशन होते जा रहे हैं। इंदौर से भी एडिशन निकाल लो, जयपुर से भी निकाल लो, पटना से भी निकाल लो, ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे हिसाब से तो ये लोकल को ही वो कर रहा है, क्योंकि लोग जयपुर की खबर ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, इसलिए जयपुर के एडिशन में जयपुर की खबर ज्यादा है। तो शायद इसी वजह से पहले राष्ट्रीय अखबार हुआ करते थे कि 4 एडिशन या 2 एडिशन में पूरे देश में वो बढ़ते हैं, अब ऐसा नहीं है। हाँ, अब लोकल एडिशन का वो बढ़ता जा रहा है प्रचलन। हाँ, और क्योंकि लोग लोकल में ज्यादा रुचि लेने लगे हैं, तो शायद इस वजह से लोकल का प्रचलन। मीडिया एक्सपर्ट होते होते आप ये पर्सनल ब्रांडिंग एक्सपर्ट कैसे हो गए, ऐसा क्यों? और ये क्या है पर्सनल ब्रांडिंग, क्या चीज है? क्या ये भी मीडिया का शब्द है या मीडिया की उपज है? क्या है पर्सनल ब्रांडिंग? पर्सनल ब्रांडिंग मीडिया से बहुत जुड़ा हुआ फील्ड है। हाँ। क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग में देखिए 2 चीजें आती हैं। एक है ऑनलाइन ब्रांडिंग जो इंटरनेट से जुड़ी हुई है, और दूसरा है ऑफलाइन ब्रांडिंग। तो ऑनलाइन ब्रांडिंग में तो जैसे मैंने कहा आपको, इंटरनेट यानी ऑनलाइन मीडिया से जुड़े हुए हैं जी। ऑफलाइन ब्रांडिंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें बुक्स आती हैं, इसमें आपका सारा मास मीडिया, टीवी, अखबार, सारा मास मीडिया, मैगजीन, सब कुछ आ जाता है ऑफलाइन ब्रांडिंग में। तो कोई अगर व्यक्ति अपने आप को राष्ट्रीय लेवल पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को ब्रांड बनाना चाहता है, अपने आप को फेमस बनाना चाहता है, एक्सपर्ट बनाना चाहता है, तो वो दोनों ऑनलाइन या ऑफलाइन ब्रांडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इमेज बिल्डिंग से ये किस तरह अलग है? पर्सनल ब्रांडिंग इमेज मैनेजमेंट से काफी फर्क है, क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग में हम इस बात पे हमेशा जोर डालते हैं कि पहले आप एक बैलेंस्ड, एक अच्छे इंसान बनिए और फिर अपनी एक अच्छी इमेज समाज को दीजिए। तो अपने आप को सुधारना, पर्सनल ग्रोथ जिसको हम कहते हैं, वो बहुत पर्सनल ब्रांडिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये कारोबार भारत में कैसे फला बढ़ा, या इसकी शुरुआत हो चुकी है, इसका क्या भविष्य है? पर्सनल ब्रांडिंग कंसल्टेंसी अभी भारत में एक बहुत नया विषय है। हालांकि वेस्टर्न, पश्चिम देशों में एक बहुत पॉपुलर हो चुका है, बहुत लोकप्रिय है, लेकिन अभी पूर्वी देशों में, भारत जैसे देशों में इसका अभी एक नया फील्ड है। लेकिन अब काफ़ी लोग, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को देखें तो भारत का वेदर सॉफ्टवेयर के द्वारा या बीपीओ के द्वारा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में भारत का बहुत बड़ा रोल है। और इस वजह से ऑनलाइन जो इंटरनेट है, ऑनलाइन मीडिया है, वो आम जनता में बहुत लोकप्रिय हो चुका है। आप देखें तो हर, मेरे ख्याल से आज 14 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा फेसबुक पर है। तो ऑनलाइन मीडिया की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए ऑनलाइन मीडिया से अपने आप को एक ब्रांड बनाना या ऑनलाइन ब्रांडिंग करना आज की तारीख में आसान हो गया है, जिससे पर्सनल ब्रांडिंग भारत जैसे देश में बहुत आगे बढ़ेगा। एक विषय आपने अपनी किताब में न्यूज वैल्यूज के बारे में लिखा, तो न्यूज वैल्यूज क्या हैं और कैसे बदल रही हैं? न्यूज वैल्यूज में वैसे तो 10-12 चीजें आती हैं, लेकिन जैसे हम आमतौर पे मानते हैं कि नो न्यूज इज गुड न्यूज जिसको कहा जाता है, या आप उसको दूसरे तरीके से देखें तो जो चीज आम चीज से हटकर हो रही है, जैसे आपको मैं कहूँ, एक वो बहुत फेमस कहावत है कि अगर कुत्ता आदमी को काटे तो वो खबर नहीं बनती, लेकिन आदमी कुत्ते को काटे तो वो खबर बन जाती है। तो जो चीज आम उससे अलग है वो खबर है। तो ऐसे कुछ न्यूज वैल्यूज हैं, क्यों कोई घटना न्यूज बनती है और दूसरी घटना न्यूज नहीं बनती, तो उसको न्यूज वैल्यूज। भारत में टीवी न्यूज का क्या भविष्य है? अभी भी देश में साक्षरता की दर कम है, बिजली नहीं है, घरों में टीवी सेट नहीं है, क्या भविष्य है टीवी का? मेरे हिसाब से टीवी न्यूज का भविष्य बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं साक्षरता की, मेरे हिसाब से साक्षरता की वजह से अखबार का भविष्य पे बहुत फर्क पड़ता है। अखबार उतना लोकप्रिय नहीं है, लेकिन जो जनता साक्षर नहीं है वो टीवी देखकर खबर ले सकती है, जान सकती है, तो उनके लिए टीवी बहुत महत्वपूर्ण है। पर बिजली नहीं है गाँव में, कई जगह बिजली नहीं है। अखबार तो पढ़ सकते हैं, आदमी कहीं भी पढ़ लेगा। टीवी 2000-5000 से कम का नहीं आता, सबसे सस्ता टीवी भी ले कोई। अखबार 2 रुपए का, 1 रुपए का अखबार आता है। अखबार कहीं पान की दुकान पे पढ़ सकता है, यात्रा में अखबार पढ़ सकता है। ऐसे अखबार की जगह तो टीवी ले नहीं सकता। देखिए, दोनों के अपने अपने, मैं कहूँगा कि दोनों के अपने अपने अच्छे और बुरे पहलू हैं, और कुछ हद तक आप कह सकते हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अखबार के भी कुछ ऐसे फायदे हैं जो टीवी में नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूँ, मेरे हिसाब से टीवी, चाहे गाँवों में ऐसा होता है कि सब घर घर में टीवी नहीं है, लेकिन एक कम्युनिटी सेंटर में या सरपंच के यहाँ लोग टीवी की खबर देखना
चाहते हैं, हाँ। तो टीवी मेरे हिसाब से आम आदमी के लिए जो साक्षर नहीं है उसके लिए और भी एक महत्वपूर्ण मीडिया अब लोग कहते हैं कि ऐसे चैनल आ रहे हैं कि एक ही केबल के जरिए लोग 1000 चैनल तक देख सकेंगे, तो क्या होगा उसमें, क्या भविष्य होगा उसमें? उससे मेरा मानना है कि जो लोकल चैनल हैं हाँ वो और लोकप्रिय हो जाएंगे। जी। क्योंकि ऐसा हो सकता है, जैसे मैं आपको अपना एक एग्जांपल दूं, मैं कुछ साल फरीदाबाद में रहा हूं, कुछ साल दिल्ली में रहा हूं, कुछ साल पौंडीचेरी में रहा हूं, कुछ छोटे समय के लिए देहरादून या और शहर में रहा हूं, तो मेरा 3-4 शहरों से उनकी लोकल खबरों से एक तरीके का एक रिश्ता जुड़ गया है। तो मैं जानना चाहूँगा कि पौंडीचेरी में क्या हो रहा है, देहरादून में क्या हो रहा है, दिल्ली में, फरीदाबाद में क्या हो रहा है। तो मेरे को अगर 4 लोकल चैनल का आप ऑप्शन देंगे, वो उसके थ्रू मिलेगा जो आप बता रहे हैं, तो मैं जरूर थोड़ा थोड़ा, चाहे ठीक है दिल्ली की खबर मैं रोज जानना चाहूँगा, देहरादून की खबर मैं हफ्ते में एक बार जानना चाहूँगा। ऑनलाइन मीडिया किस तरह अखबार और टीवी को फायदा पहुंचा सकता है या प्रभावित कर रहा है, नुकसान पहुंचा सकता है, प्रभाव कैसे डाल रहा है? देखिए, आपको एक कड़वा सच तो ये है कि अगर आप पश्चिमी देशों की तरफ देखें तो ऑनलाइन मीडिया अखबार को नीचे कर चुका है। आज ऑनलाइन मीडिया ज़्यादा लोग पश्चिम देशों में पढ़ते हैं और अखबार कम लोग पढ़ते हैं। तो ये समय हिंदुस्तान में भी आएगा। अब उस समय में आने में 20 वर्ष भी लग सकते हैं, 40 वर्ष भी लग सकते हैं, क्योंकि अभी हम सीधा कंपैरिजन पश्चिमी देशों के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे 99% लोग साक्षर हैं। हमारे देश में अभी साक्षरता बहुत कम है, तो ऑनलाइन मीडिया को लोकप्रिय होने में समय लगेगा। लेकिन ऑनलाइन मीडिया धीरे धीरे, क्योंकि उसके कुछ ऐसे पहलू हैं, उसकी इनफैक्ट सिटीजन जर्नलिज्म के बारे में आप जरूर वो जानते होंगे। तो सिटीजन जर्नलिज्म एक हर आम आदमी को जर्नलिस्ट होने की पावर देता है, उसको सक्षमता देता है। तो ऑनलाइन मीडिया के कुछ ऐसे पहलू हैं कि ये धीरे धीरे बहुत लोकप्रिय होगा। यानी आपको अपनी बात कहने के लिए अब किसी बड़े संस्थान पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, अपने ऑनलाइन हो और अपनी बात कहने। बिल्कुल सही बात है। आपने जो पीएचडी की, ये किताब आप मेरे पास है, आपने इस विषय को क्यों चुना? न्यूज और तमाशा, इंफोटेनमेंट तमाशा, ऐसा क्यों? मैंने कुछ साल सहारा टीवी में मैनेजमेंट में काम किया था, तो टीवी में मेरा जरूर रुचि थी, एक रिश्ता जोड़ा हुआ था टीवी के साथ। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेरे विषय में, मेरे दृष्टिकोण में टीवी अखबार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आदमी साक्षर नहीं है वो भी देख सकता है। तो टीवी उस वजह से मेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मीडिया है। और टीवी में न्यूज़ का जो है जो वो है महत्व मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है भारत जैसे देश में। जैसे आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, पश्चिमी देशों में, अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो आदमियों के बीच में लोकप्रिय टॉपिक है वो बेसबॉल है, तो वो बेसबॉल पे बात करना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तानी आदमी राजनीति पे, पॉलिटिक्स उनका सबसे फेवरेट टॉपिक रहता है, तो राजनीति पे बात करना चाहते हैं। और मेरे हिसाब से राजनीति खबरों को जानने के लिए टीवी न्यूज़ सबसे बेहतर मीडिया है। अमित जी, आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे अमित नागपाल, मीडिया एक्सपर्ट, बता रहे थे किस तरह टीवी मीडिया, अखबार और इंटरनेट में सामंजस्य बैठ सकता है, आगे भविष्य में क्या क्या हो सकती है। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें अपनी राय जरूर दें। हमें आप SMS कर सकते हैं 9425082121 पर। कार्यक्रम को देते हैं विराम। देखते रहिए DG न्यूज़। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।